अब ये वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने एग्जाम क्लियर किया है और उनके लिए भी जिसने एग्जाम क्लियर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर पे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टोटल कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया है, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है उन्होंने शायद रीजंस आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। और आने वाली इस आगे वीडियो में, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा अब और किया जा सकता है कि इन गलतियों को ना दोहराया जाए। इफ़ यू हैव ए रैशनल माइंड और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हैं। वेलकम बैक टू एवीकेएस अकेडमी। मैं नवीन शोकन एक बार फिर से स्वागत करता हूं एवीकेएस के इस प्लेटफॉर्म पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स के वो डाउट जो स्टूडेंट्स को लास्ट फ्यू डेज से काफ़ी परेशान कर रहे हैं। जैसे कि सर मेरे 120 मार्क्स बन रहे थे या 110 मार्क्स बन रहे थे, 115 मार्क्स बन रहे थे, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आ पाया। मेरे किसी नॉन के 90s में मार्क्स बन रहे थे, 96, 97, 95, उनका नाम लिस्ट में आ गया, ऐसा कैसे हो गया? कट ऑफ हम कैसे पता कर पाएंगे क्या कट ऑफ रही? और आप इमीडिएटली इस टॉपिक पे वीडियो क्यों नहीं बना रहे जब इमीडिएटली रिजल्ट आया और स्टूडेंट्स के डाउट्स आने स्टार्ट हुए? तो सबसे पहले उस टॉपिक पे मैं बात कर लेता हूँ। मैं वेट कर रहा था स्टूडेंट्स का कि जब कभी भी हमने मेहनत की होती है या हमारी कुछ एक्सपेक्टेशन रहती है हमारी खुद से या रिजल्ट से और वो फुलफिल ना हो तो एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि हमें सेटबैक लगेगा, हमें दुख होगा, और परेशान के टाइम हमारा माइंड एक्टिव नहीं होता और किसी चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं होता। आई वॉज वेटिंग फॉर दैट मोमेंट कि आपका माइंड थोड़ा शांत रहे। और इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है, इस वीडियो का पर्पज़ व्यूज़ लेना नहीं है। मैं इमीडिएटली वो वीडियो डाल देता कि क्या कट ऑफ आई और ये स्टूडेंट का एग्जाम क्यों नहीं निकला, व्यूज़ मुझे मिल जाते, बहुत सारे व्यूज़ आ जाते हैं चैनल पे। लेकिन उसका मेन पर्पज़ क्या है वीडियो का मेन पर्पज़ है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना या प्रॉपर एनालिसिस प्रोवाइड करवाना उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, उसके रीजंस फैक्टर्स को एनालाइज करना और स्टूडेंट्स को बताना। दिस इज द मेन पर्पज़। और ये मेन पर्पज़ डिफीट हो जाता है उस मोमेंट पे। आज भले ही व्यू कम आए, कोई इशू नहीं है, लेकिन जिस स्टूडेंट से मैं बात कर रहा हूँ शायद उनको मेरी बात अच्छे से समझ में आए और वो मेरी बात से एग्री करे। हो सकता है वो डिसएग्री भी करे, लेकिन मेरा मेन पर्पज़ आपको वो रीजंस आइडेंटिफाई करवाना है जो स्टूडेंट्स ये क्लेम करते हैं कि इतने मार्क्स बन रहे थे लेकिन लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि इन फ्यूचर आप ऐसी कोई मिस्टेक ना करें जिससे आपको इन फ्यूचर भी सेम सिचुएशंस फेस करनी पड़े। क्योंकि लाइफ में जो सेटबैक है, हर किसी के अंदर वो हिम्मत नहीं होती कि बार बार उन सेटबैक से लड़े और कम बैक करे। तो चलिए वीडियो के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। मीनवाइल कट ऑफ को भी डिस्कस करेंगे कि क्या कट ऑफ है। बहुत सारी रूमर्स मार्केट में इसके रिगार्डिंग फैल रही हैं और क्या फाइनल कट ऑफ हो सकती है। और एक दो टॉपिक है जिस पे मुझे बात करनी है, वो वीडियो के दौरान ही हम आगे कंटिन्यू करेंगे। इफ़ यू हैव ए रैशनल माइंड और आप चीज़ों को एक्सेप्ट करने की क्षमता रखते हैं तभी ये वीडियो आपके लिए है, अदरवाइज आप ये वीडियो बंद करके जा सकते हैं। अगर आप अभी भी इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहे हैं मीन्स यू आर विलिंग टू लिसन दीज फैक्टर्स जिसके कारण स्टूडेंट्स का एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है बियॉन्ड इस बात के या कि उन्होंने पर्टिकुलर मार्क्स कैलकुलेट किए थे। अब वो रीजंस हैं कि हो सकता है स्टूडेंट्स ने मार्क्स कैलकुलेशन में ही प्रॉब्लम क्रिएट कर दी हो, उसमें एरर कर दिया हो। जैसे कि यूपीएससी में एक गिवन है कि अगर आप पेपर 1 में कोई क्वेश्चन गलत करते हो तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी और वो नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी। 1/3 ये परसेंटेज की फॉर्म में है, ना कि 0.33 मार्क्स की फॉर्म में। अब हमें पता है कि 2 नंबर का ये क्वेश्चन आता है और अगर कोई क्वेश्चन हम गलत करते हैं तो 0.67 मार्क्स हमारे डिडक्ट होने चाहिए टोटल में से। लेकिन हो सकता है स्टूडेंट 1/3 परसेंटेज की जगह 33% की जगह 0.33 मार्क्स डिडक्ट करना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे केस में ये बिल्कुल पॉसिबल है कि उसके पेपर 1 के मार्क्स उसके हिसाब से ज़्यादा बन रहे होंगे, यूपीएससी के हिसाब से नहीं। दूसरा रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यही रीज़न हमको देखने को मिलता है कि हो सकता है स्टूडेंट पेपर 1 में 110 मार्क्स लेके आ रहा हो, या हो सकता है 105 मार्क्स लेके आ रहा हो, या 115 मार्क्स लेके आ रहा हो, पेपर 1 की कट ऑफ वो पार कर ले रहा हो। बट देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पेपर 2 प्लस पेपर 1 कंबाइंड कट ऑफ। आपको कंबाइंड कट ऑफ पार करनी होगी तभी आपका नाम लिस्ट में आएगा, तभी आप फर्दर स्टेजेस के लिए एलिजिबल रहेंगे। ये भी बिल्कुल पॉसिबल है कि हो सकता है किसी कैंडिडेट ने 130 पेपर 1 में मार्क्स ले आया हो और पेपर 2 में 50 मार्क्स भी नहीं लेके आ पाया हो, जो कि अपने आप में क्राइटेरिया है पेपर 2 चेक होने का कि आपके एटलीस्ट 50 मार्क्स होने चाहिए तभी आप पेपर 2 पास माना जाएगा।
अगर आपके 50 मार्क्स से कम है तो कोई मतलब नहीं है कंबाइंड कट ऑफ पार करने का, तो भी वो काउंट नहीं होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस फैक्ट को नहीं जानते हैं। अब स्टूडेंट्स का ये क्लेम रहता है कि सर मैंने पेपर 1 में 120 मार्क्स लिया था, पेपर 2 मैंने कंप्लीट किया था। इट्स नॉट अबाउट द कंप्लीशन, इट्स ऑल अबाउट द क्वालिटी ऑल्सो, कि आपने कंप्लीट किस तरीके से किया था। क्या आपने ग्रामर में एग्जैक्ट वही आंसर लिखा था जो करेक्ट था? क्या आपके 25 में से 20 मार्क्स आ रहे थे, 15 मार्क्स आ रहे थे, या 25 मार्क्स आ रहे थे? क्या ऐसे में जो पूछा गया था एग्जैक्ट एज पर द डिमांड लिखा गया था? अगर कोई स्टूडेंट ये क्लेम कर रहा है कि हाँ मैंने एग्जैक्टली वही लिखा था जो मेरे पेपर 2 में उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और पेपर 1 की भी मेरी कंबाइंड कट ऑफ पार है, पेपर 1 की भी कट ऑफ पार है, पेपर 2 के भी मेरा अच्छा गया है, लेकिन मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है, तो उसके भी मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। वो रीजंस क्या हैं? हो सकता है OMR भरने में आपने गलती कर दी हो। सर OMR भरने में तो मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने B आंसर था तो B भर दिया, C भरना था तो C भर दिया। मेरे दोस्त, मैं हज़ारों स्टूडेंट्स के टच में रहता हूँ, और जब वो टेस्ट लिखते हैं मैं पर्सनली उन चीज़ों को देखता हूँ, इवेलुएट करता हूँ, ऑब्जर्व करता हूँ, और उसमें से 60% स्टूडेंट्स का, जैसे OMR में ये हमको भरना है, प्रॉपर गोला भरना है, वो ऐसे प्रॉपर ना भर के, इतना डीप ना भर के, बस इसको ऐसे ऐसे कर देंगे, या इस ऐसा ऐसा भर दिया, इस तरीके से ऐसा भर दिया, दिस इज नॉट द राइट वे, ये तीनों रिजेक्ट हो जाएंगे। या उस प्रॉपर गोले से आपने बाहर उसको भर दिया तो भी वो काउंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि पेपर 1 कोई ह्यूमन चेक नहीं कर रहा है, एक मशीन चेक कर रही है, और मशीन में कुछ इंस्ट्रक्शंस पास की गई है, उस इंस्ट्रक्शंस को आपने प्रॉपर फॉलो किया है, तो चांस है कि आप ये करेक्ट माना जाएगा, और वो इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं हो रही तो चांस है कि वो इनकरेक्ट माना जाएगा। और जब वो इनकरेक्ट माना जाएगा तो पॉसिबिलिटी ये आ जाती है कि आपकी वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग होगी, और ये आपको नहीं पता, जिसे आप करेक्ट, इसे आप करेक्ट मान रहे थे, घर जाके कैलकुलेट कर रहे थे, लेकिन वो इनकरेक्ट निकला। ये करेक्ट समझ रहे थे, इनकरेक्ट होने के कारण जिसके आप 2 नंबर काउंट करके बैठे थे वो -0.67 है। तो हो सकता है कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस ऐसे हों। अब कोई स्टूडेंट हो सकता है ये बोले सर नहीं, मैंने तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही भरा था जैसे एज पर डिमांड थी, लेकिन स्टिल मेरा नाम लिस्ट में नहीं है। तो उसका भी एक फैक्टर होता है कि हो सकता है दोस्त आपने पेपर 1 में ब्लैक पेन की जगह ब्लू पेन यूज़ कर दिया हो, जबकि क्लियरली इंस्ट्रक्शंस थी कि आपको ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है। अब हो सकता है स्टूडेंट इस पर भी क्लेम करे कि सर नहीं, मैंने तो ब्लैक पेन ही इस्तेमाल किया था। तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि पेपर 2 में जो फॉर्मेलिटी फॉर्म था, जो फर्स्ट पेज था, वो ब्लैक पेन से भरना था, आपने ब्लू पेन से भर दिया, जिसके कारण आपकी पेपर 2 चेक ही नहीं हुआ। सर ऐसा तो मुझे नहीं पता था कि ब्लैक पेन यूज़ करना है या ब्लू पेन, क्लियरली इंस्ट्रक्शंस हैं कि हम दोनों पेन यूज़ कर सकते हैं, ब्लैक भी या ब्लू भी। दोस्तों इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, शायद ध्यान से नहीं सुनोगे तो ऐसा ही होगा कि आपको जहाँ पे भी कोई भी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस भरनी है तो वो आपको ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे आपको लिखने की बात आई पेपर 2 में, ऐसे आपको लिखना है, कंटेंट आपको लिखना है, तो वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है ब्लैक और ब्लू। इसके बाद भी अगर हो सकता है कि कोई ऐसा क्लेम करे कि सर ये सब चीज़ें तो सही थी, और क्या पॉसिबिलिटी है जिसके कारण मेरा लिस्ट में नाम नहीं आ पाया। एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि आपने आंसर की मैच की, चाहे हमारी आंसर की मैच की या किसी और की आंसर की मैच की, हो सकता हो उसमें एरर हो अकॉर्डिंग टू यूपीएससी। हम जो आंसर बता रहे हैं वो आंसर यूपीएससी के अकॉर्डिंग सही नहीं हो, या कोई आंसर बता रहा है तो उसके अकॉर्डिंग वो आंसर सही ना हो। हालांकि जिसने भी आंसर की बनाई है, चाहे वीकेएस ने या किसी और अकेडमी ने या किसी और पर्सन ने, जो भी ऑथेंटिक है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी रिसर्च एनालिसिस के अकॉर्डिंग बनाई है, लेकिन समटाइम्स ऐसी टसल देखने को मिलती है। बेस्ट एग्जांपल राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी यूपीएससी ने एक एग्जाम में इसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को करेक्ट आंसर माना है, और एक एग्जाम में लीगल राइट को करेक्ट आंसर माना है, जबकि दोनों आंसर सही हैं। हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कन्फ्लिक्ट देखने को मिला हो, या हो सकता है आपने ऐसी आंसर की से अपने मार्क्स कैलकुलेट किए हों जो ऑथेंटिक ही ना हो, जो बाहर किसी के हो। एवीकेएस इज़ वेल नोन फॉर सीएपीएफ, मैं फिर से बोलता हूँ, और डेडिकेटेड टीम है, लेकिन हमेशा डिफरेंसेस की पॉसिबिलिटी यूपीएससी और एकेडमी के आंसर की में हमेशा रहती है, उस बात से ना नकारा जा सकता। मैं आज भी एक्सेप्ट करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा, बिकॉज दिस इज़ द हार्ड फैक्ट, हार्ड ट्रूथ। क्या सोर्स यूपीएससी उस क्वेश्चन को चेक करने के लिए ले रही है, ये ना हमें पता होता ना किसी और को। एक
प्रॉपर रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या आंसर है वो अलग हो सकता है। सेम जैसे ज्योग्राफी में किसी क्वेश्चन का आंसर एनसीईआरटीज के अकॉर्डिंग अलग हो सकता है और नासा की वेबसाइट के अकॉर्डिंग अलग। तो इसी तरीके से आप चेक कर रहे हैं गूगल पे, नासा की वेबसाइट आई, देखो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यूपीएससी ने उठाया एनसीईआरटीज जो कि अभी अपडेट भी नहीं है कुछ हद तक, और वो आंसर करेक्ट मान लिया। और ये कहीं ना कहीं इश्यूज हैं इस चीज़ में कि आप इस बात में कुछ नहीं कर सकते। हो सकता है इनमें से आपका कोई रीज़न हो जिससे आपका नाम लिस्ट में नहीं आ पाया है। अब बात करते हैं कि कट ऑफ के बारे में, कि कट ऑफ जहाँ तक मुझे आइडिया है, प्रॉपर स्टूडेंट से बात की है, और मैंने पहले भी बताया था नंबर ऑफ वैकेंसीज, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ डिसाइड करती है। नंबर ऑफ वैकेंसीज सबसे बड़ा फैक्टर है, एग्जाम का लेवल उसके बाद फैक्टर है कौन कौन उसके एग्जाम में बैठ रहा है। ऐसे स्टूडेंट्स हमेशा होंगे कि जब एग्जाम टफ आए लेकिन वो फिर भी अच्छा स्कोर कर लें, ये बात कभी मत भूलिएगा। मैंने अपनी वीडियो में पहले भी आपको बताया था, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर बताया था कि 3200 से 3300 के बीच में एग्ज़ाम पास होगा। वही 3276 के आसपास कैंडिडेट्स का एग्ज़ाम पास हुआ है। ऑफ कोर्स इसमें से बहुत सारे लोग छटेंगे आने वाली प्रोसेस में। अब ये वीडियो उन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है जिसने एग्ज़ाम क्लियर किया है और उनके लिए भी जिसने एग्ज़ाम क्लियर नहीं किया है। क्यों? क्योंकि जो बॉर्डर पे हैं उन्हें पता होना चाहिए कि टोटल कट ऑफ का क्या क्राइटेरिया है, और जिनका एग्ज़ाम नहीं हुआ है उन्होंने शायद रीजंस आइडेंटिफाई कर लिए होंगे। और आने वाली इस आगे वीडियो में, इसी वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या ऐसा अब और किया जा सकता है कि इन गलतियों को ना दोहराया जाए। कट ऑफ की फिर से बात कर लेते हैं। पेपर 1 की कट ऑफ 95 to 100 के बीच में है, 97, 98 ऊपर नीचे हो सकती है थोड़ा बहुत, लेकिन इसी रेंज में मोस्टली देखी गई है। पेपर 2 की कट ऑफ मीन्स पेपर 1 प्लस पेपर 2 कंबाइंड जो कट ऑफ है, इट डिपेंड्स ऑन द मार्किंग सिस्टम। अगर मार्किंग लीनियंट होती है तो कट ऑफ 170 प्लस चली जाएगी, 175 के आसपास, उससे ज़्यादा नहीं जाएगी चाहे कितनी भी लीनियंट मार्किंग हो जाए। अगर कट ऑफ पेपर 2 में मार्किंग टाइट होती है तो कट ऑफ 165 के आसपास रह जाएगी, 165 टू 170 के बीच में आपकी कट ऑफ घूमते रहेगी। अब टोटल की बात करें तो सेम केस इंटरव्यू की मार्किंग पे डिपेंड करेगा। अगर इंटरव्यू की मार्किंग लीनियंट होती है, जो कि लास्ट 3 to 4 ईयर्स से देखने को मिलती है, 120, 130 भर भर के नंबर दिए जा रहे हैं, तो फाइनल कट ऑफ शूट अप कर जाएगी, 290, 295 तक जा सकती है। अगर वो मार्किंग एवरेज रखें, बहुत ज़्यादा भर भर के मार्क्स ना दें, हार्ड मार्किंग का ज़्यादा सवाल पैदा नहीं होता। जब एग्जाम टफ होता है पेपर 2 और पर्सनैलिटी टेस्ट इंटरव्यू में मार्किंग लीनियंट देखने को मिलती है, तो फाइनल कट ऑफ कम रह जाएगी, 290 से नीचे आ जाएगी। दिस ऑल अबाउट द कट ऑफ। अगर बात करें अब क्या करना है, व्हाट टू डू, जो क्लियर हो गए हैं उन्हें पता है डेफ भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स अच्छे से तैयार करो, फिजिकल की तैयारी करो, पर्सनैलिटी टेस्ट की तैयारी करो। लेकिन इस वीडियो में जो बात करूंगा मैं उन कैंडिडेट से करूंगा जिनका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ है, उनको क्या करना है। जनरली आपको ये कहते हुए सुना होगा, बाकी लोगों ने आपको कहा होगा कम बैक करना होगा। सेम मैं भी बोलूँगा कम बैक करना होगा, लेकिन क्या डिफरेंस है मुझ में और बाकी लोगों में, मैं आपको ये भी बताऊँगा कि कम बैक करना कैसे है। सिर्फ बोलने से कम बैक नहीं होगा, या बोलने से चीज़ें सोल्व नहीं हो जाएंगी, दुख कम नहीं हो जाएगा जीवन का, उस पर एक्शन करना पड़ेगा, उस पर काम करना पड़ेगा। अपने आप को चीज़ें बोलते रहने भी है और करते रहना भी है, दोनों साइड से जोर लगाना होगा तभी काम बनेगा। एक पेन पेपर लीजिए, अपनी मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई कीजिए, पेपर को अपने पास रखिए, सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस कीजिए, खुद की दिल से पूछिए कि क्या एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट थी और आपने उसको कितना फुलफिल किया। आपको आंसर मिलना स्टार्ट हो जाएगा जब आप इस पर 1 दिन 2 दिन लगाएंगे। अगर आपको ऐसा करने में, खुद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप मेरे पास आ सकते हैं, हम मिलके साथ में कर सकते हैं। मैं दिल्ली में एवीकेएस अकेडमी में अवेलेबल रहूँगा, आप कितना भी टाइम लो, इस चीज़ में बिल्कुल भी इश्यू नहीं है। आप एनालाइज कीजिए और फिर से काम स्टार्ट कीजिए। ये चेक कीजिए कि क्या आपके सोर्सेज इनफ थे जहाँ से आपने प्रिपेयर किया, क्या वो एग्ज़ाम की डिमांड फुलफिल कर रहे थे। अगर सोर्सेज में इशू है तो मीन्स यू हैव टू अपडेट योर सोर्सेज। अगर गाइडेंस में इशू है तो यू हैव टू अपडेट योर गाइडेंस। प्रॉपर टेस्ट लगाने पड़ेंगे, फिर से वही मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्त, हाथ पे हाथ रखने से काम नहीं चलेगा। इफ़ यू आर एलिजिबल तो मैं कहूँगा यू आर लकी। उस पर्सन से पूछो जिसका लास्ट अटैम्प्ट था और एग्ज़ाम नहीं हुआ।
उसको एक काइंड ऑफ ऐसा भारीपन हो रखा होगा इस टाइम पे, मैं समझता हूँ बहुत अच्छे से कि अब मैं क्या करूँ। हालांकि 2-4 दिन बाद या 1 वीक के बाद या 1 मंथ के बाद चीज़ें थोड़ी नॉर्मलाइज होनी स्टार्ट हो जाएंगी, जब वो अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर करना स्टार्ट कर देंगे, चाहे वो कॉम्पिटिटिव फील्ड में हो या कॉम्पिटिटिव फील्ड के बाहर की ऑप्शंस हो। एंड दिस इज़ द रियल मैच्योरिटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सब कोई पास नहीं हो सकता, जो एग्जाम की डिमांड फुलफिल कर देगा वही जीत जाएगा। ये रेस है, हाँ ये रेस है, और इस रेस के लिए यू हैव टू कम्पीट। आपको खुद से भी कम्पीट करना है और दूसरों से भी, इसमें दोनों से लड़ाई है। जिनका लास्ट अटैम्प्ट था वो अदर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर सकते हैं। फर्दर ग्रेजुएशन के बाद उनको मास्टर डिग्री अगर करनी है, किसी स्पेशलाइज्ड फील्ड में कोई जॉब करना चाहता है, या ये डिसाइड करो आप कि मुझे कॉम्पिटिटिव फील्ड में रहना है तो मैं कौन कौन से एग्जाम ऑप्ट कर सकता हूँ, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे हैं जिनका सिलेबस ओवरलैप करता है CAPF से, तो वहाँ पे आप बेनिफिट ले सकते हो उन चीज़ों का। और जिनके पास अभी CAPF का ही अटैम्प्ट है, दोस्त सच में बोल रहा हूँ, यू आर ए लकी पर्सन। भले ही एग्जाम ना हुआ हो, एग्जाम के लास्ट स्टेज पे बाहर हो जाते, बॉर्डर पे पास हो जाते, तब इससे ज़्यादा दुख होता। अब यकीन मानिए आपके पास, आपको इस स्टेज पे ये फिर से पता है कि आपके पास कितने दिन हैं एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए। जो फिजिकल में इंटरव्यू में बाहर होने वाले हैं उन्हें नहीं पता रहेगा कि उनके पास कितने दिन हैं, बहुत कम टाइम बचेगा फिर से तैयारी करने का। सर उनका तो पहले से तैयार रहता है, पहले से किसी का तैयार नहीं होता है दोस्त, फिर से मेहनत सबको करनी पड़ती है, जोर सब लगाते हैं, क्योंकि चीज़ें रिवाइज करनी पड़ती है। ब्रेन का यही गेम है, आप रिवाइज करते रहोगे तो याद रहेगा, गैप आ जाएगा सब भूल जाओगे। यू हैव टू फाइट, यू हैव टू फाइट अगेन, बिहेव लाइक एन सोल्जर। आप सैनिक हैं, आप ऐसे हार नहीं मान सकते, आपको फिर से कम बैक करना है। और कैसे करना है, प्रॉपर स्टडी प्लान बनाइए, एनालाइज कीजिए अपनी मिस्टेक्स को, लिखिए। गाइडेंस की नीड है, गाइडेंस लीजिए। किसी कोर्स में इनरोल करने की नीड है, कोर्स में इनरोल कीजिए। नहीं इनरोल की नीड है, सेल्फ स्टडी करनी है, सेल्फ स्टडी कीजिए। स्टडी प्लान इज देयर। डेली करंट अफेयर्स आपके लिए आता है, वो आपके लिए है दोस्त, मुझे नहीं पढ़ना है, वो आपको पढ़ना है, आपके लिए डालते हैं, आपके पढ़ने के लिए डालते हैं। यूटिलाइज कीजिए मार्केट में जो भी सोर्सेज अवेलेबल हैं, और रिस्क मत ले लेना दोस्त। एक्सपेरिमेंट्स करोगे टाइम खराब हो जाएगा लाइफ में, एक्सपेरिमेंट्स मत करना, एक्सपेरिमेंट्स बहुत हो गए। अब रिजल्ट पे फोकस करना, रिजल्ट ओरिएंटेड जो भी एक्शन की नीड हो वो एक्शन लेना। फिर भी अगर हमसे कुछ गाइडेंस चाहिए, वी आर हियर टू हेल्प यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।